आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के जो हौसला है उसे ही जिंदगी कहते हैं। सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखें, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। सफलता का चिराग, ये समझ लीजिए, कठिन परिश्रम से ही जलता है। आशावादी लोग आपत्तियों में भी अवसर देखते हैं। तो आइए हम भी अपने दिन की शुरुआत करें सकारात्मक सोच के साथ। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं देश की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से खादी और हस्तशिल्प उत्पादों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की है। साथ ही प्रधानमंत्री ने त्योहारी मौसम में आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को सुदृढ़ करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक ट्वीट के जरिए उन्होंने ये लिखा कि लद्दाख के लेह में विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया है, जो महात्मा गांधी को अनूठी श्रद्धांजलि है। महात्मा गांधी का खादी से लगाव जग जाहिर है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कैंसर के फैलाव को रोकने के लिए बहुस्तरीय रणनीति अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कैंसर का इलाज किफायती और आम जनता के अनुकूल होना चाहिए। इसके लिए स्थानीय स्तर पर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए जरूरी अभियान चलाने और नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने गुवाहाटी में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के राज्य कैंसर संस्थान में पीईटी एमआरआई शाखा का उद्घाटन करते हुए कहा कि कैंसर की त्रासदी बढ़ रही है। 2020 में तकरीबन 14 लाख नए व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हुए हैं। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने तीनों विधानसभा सीटें जीत ली हैं। इन तीनों सीटों के लिए 30 सितंबर को वोट डाले गए थे। भवानीपुर उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार ममता बनर्जी ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा की प्रियंका टिब्रेवाल को 58,835 मतों के अंतर से हरा दिया। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक 90 करोड़ 51 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में 73,76,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इस दौरान कोविड के करीब 22,000 नए मामलों की पुष्टि हुई और 26,000 मरीज ठीक हुए हैं। इस अवधि में 244 मरीजों की मौत भी हुई है। और अब एक नजर डालते हैं NEWS यानी कि चारों कोनों से खबरें राज्यवार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी की घटना पर दुख जताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस घटना की तह में जाएगी और इसमें शामिल तत्वों को बेनकाब करेगी। घटना में जो भी लिप्त होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने क्षेत्र के सभी लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों पर ही रहें और किसी के बहकावे में न आए। मौके पर शांति व्यवस्था कायम रखने में अपना योगदान दें। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले मौके पर हो रही जांच और कार्यवाही का इंतजार करें। एलजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। बिहार विधानसभा के आगामी उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। चुनाव आयोग ने शनिवार को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर होने के कारण तय समय उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़ों में से कोई भी पार्टी के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकता। पंजाब कांग्रेस में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बीच ट्वीट वॉर जारी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर ट्वीट के माध्यम से चन्नी सरकार को घेरने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने डीजीपी और एजी की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सिद्धू के ट्वीट पर कहा कि अभी डीजीपी की नियुक्ति होनी है। छत्तीसगढ़ में 2 रुपए किलो में गोबर खरीदी करने के बाद आदिवासी बाहुल्य राज्य में अब गोबर से बिजली बनाने की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐतिहासिक परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ग्रीन एनर्जी के उत्पादन में गांव वालों, महिलाओं, युवाओं की भागीदारी होगी। उन्होंने कहा कि दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से चिंतित है, हर जगह ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, इसलिए सरकार ने गोबर से बिजली बनाने का फैसला किया है।
केरल में कोविड मामलों के आंकड़ों में कमी आई है। राज्य में 12,297 नए मामलों की पुष्टि हुई है। केरल में संक्रमण की दर अब 13.83% है। राहत की बात यह है कि अब तक 16,333 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य में 1,40,000 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। और आइए अब एक नजर डालते हैं दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों पर। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला श्रीलंका के दौरे पर हैं। इस दौरान वह तमिल बहुल इलाके जाफना के पलाली हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। श्रृंगला का यह 4 दिन का विदेशी दौरा है। अपनी इस यात्रा के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे सहित शीर्ष नेतृत्व से वो मुलाकात करेंगे और भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रविवार को एक मस्जिद के प्रवेश स्थल को निशाना बनाकर किए गए धमाके में कई नागरिकों की मौत हुई है। काबुल की ईदगाह मस्जिद को निशाना बनाकर यह धमाका किया गया, जहां तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद की मां की स्मृति में प्रार्थना का आयोजन किया जा रहा था। इस हमले के लिए किसी ने तत्काल जिम्मेदारी नहीं ली है। चीन की सेना ने ताइवान के दक्षिणी जल क्षेत्र के ऊपर से रविवार को 16 लड़ाकू विमान उड़ाए। अमेरिका ने घटना पर चिंता जताते हुए स्वशासित द्वीप के नजदीक इसे भड़काने वाली सैन्य गतिविधि करार दिया है। चीन ताइवान पर अपना दावा करता है। दुनिया में कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा मौत अमेरिका में हुई है। यहां पर 7.02 लाख लोगों की जान गई है। देश में वैक्सीन को लेकर अफवाहों के चलते बड़ी संख्या में लोग डोज लेने से बच रहे हैं। यहां करीब 1/3 आबादी ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। और प्रीति, अब बात करते हैं आगे की। और अक्सर हम देखते हैं जब हम पॉजिटिव न्यूज़ की बात करें तो कुछ ऐसी लाने की कोशिश करते हैं दर्शकों के सामने जिससे कि वो प्रेरणा ले सके और सकारात्मक हो। बिल्कुल, कुछ कहानियां दिल को छू लेने वाली होती हैं। केरल के कोच्चि में 2 महिला शिक्षकों की कहानी कुछ ऐसी ही है। इन दोनों ने बेघरों के लिए 150 घर बनवाकर साबित कर दिया कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। कोच्चि में एक विद्यालय की प्राचार्य सिस्टर लिजी और उनकी सहकर्मी ने ऐसी मिसाल पेश की है जो सच में काबिले तारीफ है। दोनों ने स्कूल के शिक्षकों और लोगों की मदद से इस नेक काम को मंजिल तक पहुंचाया है। कैसे, आइए देखते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। लोगों की मदद करना उनका पहला धर्म होता है। केरल के कोच्चि में 2 महिला शिक्षकों ने इस राह पर चलते हुए मानवता की मिसाल पेश की है। दरअसल इन महिला शिक्षकों ने बेघरों के लिए 1 या 2 नहीं, पूरे 150 घर बनवाए हैं। इन घरों में वो लोग रह सकते हैं जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है। We started House Challenge project, first of all to shelter our own students, those who come without basic facilities. Then when we saw our dream is to make the society homeless free. That means to end homelessness. So in order to fulfill our dream, we started this journey of transformation by promoting a culture of collaboration, sharing. बेघरों के लिए घर बनवाने की शुरुआत स्कूल के ही एक गरीब बच्चे से हुई थी। दरअसल 6 साल पहले टीचर सिस्टर लिसी को पता चला कि उनके स्कूल में पढ़ने वाला 8वीं क्लास का एक छात्र बेघर है। इस छात्र के पिता की मौत हो चुकी थी। वो एक राजमिस्त्री थे। 8वीं क्लास के बच्चे के पास कोई परिवार नहीं था। इसके बाद सिस्टर लिसी और लिली पॉल ने मिलकर बच्चे के लिए एक घर बनाने का जिम्मा उठाया। दोनों शिक्षिकाओं ने इस काम को लेकर अधिक से अधिक लोगों से बात की और मदद की अपील की। आखिरकार वो चंदे से इस बच्चे के लिए घर बनवाने में सफल रही। A teacher never born into the 4 walls of a classroom. She has to move outside and enter into the lives of this kind of needy people, poor people. They can do very much in the lives of people and also in the society. आगे इन दोनों महिला शिक्षकों ने तय किया कि वो इस कारवां को आगे बढ़ाएंगी। इसके बाद कई लोग आगे आए और हर संभव मदद की।
कई लोगों ने अपनी जमीनें भी दान में दे दी, जिन पर ये घर बनवाए गए। दोनों शिक्षिकाएं कहती हैं कि 6 साल पहले शुरू हुआ ये कारवां लोगों की मदद से आगे भी बदस्तूर जारी रहेगा। जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कुछ करने का सोचते हैं तो फिर ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो कि समाज सेवा का भी एक उत्कृष्ट नमूना है। बिल्कुल, और यहाँ हमने देखा दोनों शिक्षकों का जो जज्बा है उसमें लोगों ने भी बढ़ चढ़कर मदद की है। पराक्रम, यानी नेक सोच हो तो कारवां एक तरह से कहते हैं वो बनता चला जाता है, आपको भी मदद मिलती चली जाती है, और इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो हमारे सामने आती हैं। बिल्कुल, और आपको बताते हैं आज के दिन क्या कुछ खास है। दरअसल आज विश्व पशु कल्याण दिवस है। हर साल 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। प्रकृति बेहद खूबसूरत है, लेकिन तभी जब इस धरती पर रहने वाले एक दूसरे की सीमा का अतिक्रमण न करें। बेजुबान जानवर आज पूरी दुनिया में अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हम इंसानों ने कहीं ना कहीं जानवरों की दुनिया में अतिक्रमण कर लिया है। हर जानवर, हर जीव एक अनोखा संवेदनात्मक प्राणी है और इसलिए वो संवेदना और सामाजिक न्याय पाने के योग्य है। अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण दिवस यानी इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर डे इसी धारणा पर काम करता है। आज मानव ने जानवरों को जाने अनजाने अपने स्वार्थ के लिए अपनी क्रूरता का शिकार बनाया है। इस वजह से पशुओं की स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही है। पशुओं की इस दयनीय स्थिति के कारण समाज और पर्यावरण दोनों पर प्रभाव पड़ रहा है। विश्व पशु कल्याण दिवस प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन असीसी के सेंट फ्रांसिस का जन्मदिन भी है, जिन्हें पशुओं का संरक्षक माना जाता है। पहली बार इस दिवस का आयोजन 1931 ईस्वी में पारिस्थितिकी विज्ञान शास्त्रियों के सम्मेलन में इटली के शहर फ्लोरेंस में हुआ था। इसका मकसद विलुप्त होते प्राणियों की रक्षा करना और मानव प्रजाति से इनके संबंधों को मजबूत करना था। आज हर देश इसे अपनी राष्ट्रीयता, धर्म, आस्था और राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप मनाता है। बढ़ती जागरूकता और शिक्षा के जरिए हम एक ऐसी दुनिया जरूर बना सकते हैं जहां जीवों के प्रति दया भाव हो और उनके कल्याण पर ध्यान दिया जाए। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 40-50 वर्षों में जानवरों के हालात बदतर हुए हैं। 1970 से 2010 के बीच जानवरों की आबादी करीब 50% घटी है। एनातोले फ्रांस ने कहा था कि जब तक इंसान पशुओं से प्रेम नहीं करता, तब तक उसकी आत्मा का एक हिस्सा सोया हुआ रहता है। एक सर्वे के बाद आई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में लगभग 56 अरब जानवर अलहदा वजहों से मौत की नींद सुला दिए जाते हैं। यानी दुनिया भर में हर सेकंड लगभग 3000 जानवर मरते हैं। सृष्टि के रचयिता ने सभी को समान जीवन का अधिकार दिया है, पर अकेला मनुष्य है जो अपने स्वार्थों के चलते जानवरों की बलि चढ़ा देता है। इसका बुरा असर समाज और पर्यावरण पर सीधे तौर पर देखा जा सकता है। सारी दुनिया में पशु कल्याण संगठन, सामुदायिक समूह और युवा संगठन पशु कल्याण दिवस के मौके पर जागरूकता पैदा करने के मकसद से कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। प्रीति, हर सेकंड लगभग 3000 जानवर पूरी दुनिया में, मतलब ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला भी है और चिंताजनक भी है। और जाहिर तौर पर ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जानवरों को लेकर संवेदनशील बने, जागरूक बने, ताकि जानवर भी अगर एक तरह से हमारे लिए भी संवेदनशील बनेंगे और इंसानों के सबसे ज्यादा करीब अपने आप को महसूस करेंगे। बिल्कुल, आप और हम तो बोल सकते हैं, लेकिन वो बेजुबान है, इसलिए संवेदनशीलता उनके साथ अपनाने की जरूरत है। और अब बात सेहत की करते हैं। प्रीति, आज सेहत के लिए क्या कुछ खास है? क्योंकि हम बार बार कहते हैं और अपने दर्शकों को भी याद दिलाते हैं, खुद भी याद करते हैं कि स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन जीने की पहली जरूरत है। हम जितना स्वस्थ रहेंगे उतने ही आनंद के साथ अपना जीवन भी जी पाएंगे और अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कर पाएंगे। बिल्कुल, और स्वस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी है प्रीति खान पान, क्योंकि खान पान का सीधा सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ता है। आज हम एक्सपर्ट से जानेंगे कि कैसे आप अपना बेली फैट कम कर सकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं बेली फैट को कैसे कम किया जाए और इसके कारण क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं बेली फैट होता क्या है। जब फैट आपका एब्डोमेन पे स्टार्ट हो जाता है डिपॉजिट होना, स्पेशली वो आर्म्स पे नहीं आता, लेग्स पे नहीं आता, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं बेली फैट। अब इसका कारण क्या है? इसका जो सबसे पहला कारण है वो है पुअर इंसुलिन सेंसिटिविटी।
मतलब इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। जब बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बहुत बढ़ने लग जाती है, उस वजह से जो एक्स्ट्रा शुगर्स हैं वो फैट में तब्दील होने लगता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पुअर इंसुलिन सेंसिटिविटी, जिस वजह से आपका जो फैट है स्पेशली एब्डोमेन पे आना स्टार्ट हो जाता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसके बहुत ही सिंपल तरीके हैं जिससे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। पहला जो है, अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को इंट्रोड्यूस कीजिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यानी आप जौ, ज्वार, बाजरा, इसकी रोटी स्टार्ट कीजिए और डाइट में फाइबर का इंटेक इंक्रीज़ कीजिए। तो वो कैसे कर सकते हैं? लंच से पहले और डिनर से पहले एटलीस्ट 1/4 प्लेट फुल भर के कलरफुल सैलड्स की लेना स्टार्ट कीजिए, एंड दैट टू बी 20 मिनट्स बिफोर। और इसके अलावा आप विटामिन B12, विटामिन डी का सोर्सेज भी ज़रूर लीजिए। B12 के जो अच्छे सोर्सेज हैं वो न्यूट्रिशनल ईस्ट है, जिसको आप दूध में डाल के ले सकते हैं, स्प्राउट्स है, फर्मेंटेड फूड है, किमची सैलेड हो गया। एंड विटामिन डी के लिए सनलाइट का एक्सपोजर ज़रूर करें। अगर वो नहीं कर सकते तो आप वंस इन अ वीक विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कीजिए। देखा गया है विटामिन B12 एंड विटामिन डी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करते हैं, जिससे बेली फैट रिड्यूस होता है। तो बेली फैट एक बहुत सारे लोग इससे समस्या से पीड़ित हैं और वो चाहते हैं कि कम करें, तो उसमें खान पान बहुत ज़रूरी है। और पान की बात जब बात करें, पीने की, मतलब पानी पीना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो होता है, लेकिन हम कई बार इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, अपने काम में उलझकर छोड़ देते हैं। बिल्कुल, और पानी पीने को लेकर भी एक अलग से हम सेगमेंट भी लेकर आएंगे इसी हेल्थ सेगमेंट के अंदर, और हम बताएंगे कि सही तरीका पानी पीने का क्या है और कब कब पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी हेल्थ को लेकर। फिलहाल जो खाने को लेकर टिप्स बताए गए हैं उन्हें आप जरूर अपनाइए और बेली फैट को कम करिए। बिल्कुल, और अब एक नजर डालते हैं संसद टीवी पर प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों को। हेलो इंडिया के बाद सुबह 9 बजे देखिए हमारा खास कार्यक्रम प्रश्नकाल। 9:30 बजे देखिए वाइब्रेंट भारत। 10 बजे आप देख सकते हैं हमारा खास कार्यक्रम इकोनॉमिक सूत्र, और 10:30 बजे आप देख सकते हैं आधुनिक तकनीक से सुसज्जित कार्यक्रम स्मार्ट खेती। शाम के खास कार्यक्रमों की बात करें तो शाम 7 बजे देखिए हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। रात 8 बजे आप संसद टीवी पर देख सकते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की से जुड़ा हुआ एक बुलेटिन, आज की खबर। और इसके बाद रात 9 बजे देखिए विशेष कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव, और रात 9:30 बजे देखिए पर्सपेक्टिव, सिर्फ संसद टीवी पर। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और चलते चलते आपको दिखाते हैं सबसे बड़े खादी से बने तिरंगे की झलक। दरअसल गांधी जयंती के अवसर पर शनिवार को देश में सबसे बड़ा खादी से बना तिरंगा फहराया गया। 14 क्विंटल वजनी इस तिरंगे को सेना के जवान लेह में स्थित एक पहाड़ की ऊंची चोटी को पर लेकर पहुंचे, जहां इसे फहराया गया। सैनिक इसे पैदल ही लेकर पहाड़ पर चढ़े थे। ये खूबसूरत नजारा आप देखिए ब्रेक पर जाते जाते। Nature and You, the Environment Series, aim is to awake and aware people to protect our environment, be it climate or wildlife crisis, depletion of ocean resources, waste management issues. Only on Sansad TV. भारत लाखों बरस प्राचीन सभ्यता, इसे घर के जयचंदू और मीर जाफरों ने
गुलाम बनने पर किया मजबूर। देशभक्तों ने अपनी जान न्यौछावर करके भारत को करवाया आजाद, और भारत को प्रेम करने वाले देश प्रेमियों ने किया नव भारत का निर्माण। नव भारत के निर्माता सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आइए अब जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में। और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 4 अक्टूबर के नाम क्या कुछ खास घटनाएं दर्ज हैं। वर्ष 1977 में आज ही के दिन भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र में पहला भाषण हिंदी में देकर हिंदी भाषा का मान बढ़ाया था। आज सारे देश को इस बात पर गर्व है कि जब वह विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने पहुंचे तो उन्होंने अपना भाषण हिंदी में दिया था। उनके भाषण के बाद यूएन का सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वर्ष 2006 में आज ही के दिन जूलियन असांजे द्वारा विकीलीक्स नामक एक वेबसाइट की स्थापना की गई। असांजे ऑस्ट्रेलियाई मूल के निवासी हैं। विकीलीक्स की स्थापना करने से पहले वह कंप्यूटर प्रोग्रामर और हैकर थे। जूलियन असांजे ने ये दावा किया था कि 5 लोगों की टीम ने इतने अहम और गुप्त दस्तावेज जारी किए हैं जितनी पूरी दुनिया की मीडिया में नहीं किए गए हैं। विकीलीक्स ऐसी वेबसाइट है जहां उन सूचनाओं का जिक्र होता है जो आम लोगों की जानकारी में नहीं होती हैं। वर्ष 1884 में आज ही के दिन हिंदी साहित्य में आलोचना और समीक्षा को अहम स्थान दिलाने वाले रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ। रामचंद्र शुक्ल 20वीं शताब्दी के प्रमुख हिंदी साहित्यकार थे। आचार्य शुक्ल का नाम हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकारों में अग्रणी है। हिंदी साहित्य के कीर्ति स्तंभ शुक्ल ने ही सर्वप्रथम हिंदी वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किया। तो इतिहास के बाद प्रीति आगे बढ़ते हैं और आज के फाइनेंस ज्ञान में व्यूअर्स के लिए बहुत खास जानकारी हम लेकर आए हैं। बात करते हैं आज के फाइनेंस ज्ञान में हम टैक्स रेट की। प्रीति, अक्सर हम ये सुनते हैं कि जो टैक्स हम पे करते हैं उसका आखिर गवर्नमेंट करती क्या है, मतलब किन मदों में वो खर्च की जाती है, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक सवाल जो कई लोगों के मन में उठता है कि आखिर टैक्स सिस्टम जो है हमारा वो क्या है। बिल्कुल, और आज फाइनेंस ज्ञान में जो टैक्स स्लैब को लेकर हम बात लेकर आए हैं, जाहिर तौर पर हर एक के इंटरेस्ट से भी ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। और जैसा आपने कहा कि इस्तेमाल कैसे होता है ये जानने में सबकी रुचि होती है। तो जब हम आप टैक्स देते हैं तो सरकार इस धन को देश के विकास के कार्यों में लगाती है। आप जानते हैं कि हमारे देश में टैक्स स्लैब क्या है, कितने हैं और कितनी इनकम पर कितना टैक्स देना होता है। तो आइए आज के फाइनेंस ज्ञान में समझते हैं इनकम टैक्स रेट सिस्टम को। दोनों रीजन चल रहे हैं, एक ओल्ड रीजन और एक न्यू रीजन। उसमें क्या है कि उसमें आपकी टोटल इनकम जो भी होती है, ये मैं ओल्ड रेजिम की बात बता रहा हूँ। ओल्ड रेजिम में क्या है कि आपका जितना टोटल इनकम है आपको उसके बाद सेक्शन 10 में डिडक्शंस होती हैं। जैसे आपको कोई रिटायरमेंट में पेंशन, ये ग्रेचुटी है, लीव एनकैशमेंट है वगैरह वगैरह, इसके बाद जो इनकम आपकी बचती है उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। आज इस साल वो 50,000 रुपया है, ठीक। और उसके बाद आपको 80C में डिडक्शंस अलाउड है। 80C में क्या आता है, आपका प्रोविडेंट फंड आ गया, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड आ गया या एडिशनल प्रोविडेंट फंड आ गया, PPF आ गया, NSCs आ गए, पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट आ गए, फिक्स डिपॉजिट 5 साल की बैंक वाले करते हैं, हर कोई भी बैंक कर सकता है, 5 साल का मिनिमम। उसमें LIC प्रीमियम है, न्यू पेंशन NPS है, और आपका 2 बच्चों तक ट्यूशन फी है अप टू 2 चिल्ड्रन, ठीक है। और होम लोन की प्रिंसिपल पेमेंट भी कुछ एक्सटेंट तक है। इसमें टोटल सीलिंग 1,50,000 रुपया है। तो आज टैक्स रेट को समझा और इसमें बहुत ज़रूरी है, चूंकि अब गवर्नमेंट ने, आपको पता है लास्ट जो आपको टैक्स पे का जो डेट है उसको भी एक्सटेंड कर दिया है। बिल्कुल, कोविड महामारी के चलते और तमाम जो और पहलू हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये समय सीमा को बढ़ाया गया है। तो अपना टैक्स भी समय पर भरें। और फाइनेंस ज्ञान में फाइनेंस से जुड़ी बातें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे और पराक्रम को इजाज़त दीजिए। और आज हम जाते जाते एक बार फिर आपको कला के एक तरह से कहे बेजोड़ नमूने के साथ छोड़कर जाएंगे। तो आज क्या खास
है। कृति, आज के जो कलाकार हैं हमारे, वो पंडित चेतन जोशी, जो अपनी बांसुरी की धुन से समा बांधते हैं। तो हमें दीजिए इजाजत और पंडित चेतन जोशी की बांसुरी का आनंद आप भी लीजिए। नमस्कार। नमस्कार।